बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियर फिज़िक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एटम का स्ट्रक्चर वगैरह देखा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा। इसके अलावा आइसोटोप्स वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस भी हमने पढ़ ली। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, और हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स, यानी कि ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं ना, जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है हम वो पढ़ते हैं, जो कि है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। हम हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि हाफ लाइफ को मेजर किस तरह करते हैं। प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़ रैंडम एंड द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। अच्छा बच्चों, इसके लिए कोई आपने फार्मूला नहीं लगाया हुआ, कोई रेट नहीं लगाया है। जो रेट है वो रैंडम है, कभी रेट ज़्यादा हो सकता है, कभी कम। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है, और उसकी जो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी और किस वक्त कम होगी, किस वक्त ज़्यादा। ये रेट तो हम किसी एक फार्मूला से नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन ये रेट जो है ना, ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ अनस्टेबल न्यूक्लियाई के। यहाँ पर जो है ये बात हमारे लिए थोड़ी सी फ़ायदेमंद है कि जो रेट है ना इसका, कि रेट ज़्यादा होना है या कम होना है, ये एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है कि कितने जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई मौजूद हैं। मसलन अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ 50,000 हमारे पास न्यूक्लियाई पड़े हैं, ठीक है, और एक जगह पर 10 न्यूक्लियाई पड़े हैं, तो यहाँ पर ज़ाहिरी बात है, अगर मटेरियल तो सेम होना चाहिए ना दोनों में, तो ज़ाहिरी बात है कि 50 न्यूक्लियाई वाले में रेट ज़्यादा होगा 50,000 वाले में। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, in this process the constant fraction of large number of unstable radioactive nuclei decays in a strain time। इस तरह होता है कि कुछ ख़ास वक्त के अंदर ख़ास फ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं कि ख़ास हिस्सा जो है उसकी मिकदार जो है वो डिके हो जाती है। सो द लाइफ टाइम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज़ अनलिमिटेड। इस तरह जो है हमें अनलिमिटेड टाइम, हम ये नहीं कहते कि कुछ अरसे बाद ये मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, वो ज़ीरो कभी नहीं होगा। हाँ, उसकी अमाउंट कम होती जाएगी और वो किसी और मटेरियल में बदलता जाएगा। ठीक है, वी कैन गेट आइडिया ऑफ द डिके बाय हाफ लाइफ टाइम। अच्छा, अब ये हाफ लाइफ टाइम के ज़रिए ही हमें पता चल सकता है कि जो है डिके रेट कितना होगा, या कितने अरसे बाद जाकर ये मटेरियल कितना बच चुका होगा। ठीक है, हम सबसे पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम ये बाकी चीज़ें भी देखेंगे। हाफ लाइफ, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि हम जितना पूरी दुनिया में या जहाँ जहाँ पर यूरेनियम मौजूद है हम सब की हाफ लाइफ मेजर कर लेंगे, नहीं। हम हाफ लाइफ उस ख़ास सैंपल की या उस ख़ास अमाउंट की मेजर कर सकते हैं जो हमारे पास मौजूद हो। मसलन एक साइंस लैब है या एक लैब है, उसके अंदर न्यूक्लियर लैब है, उसके अंदर जो है 1 kg ऑफ यूरेनियम जो है वो मौजूद है, तो अब वो हमारे लिए 1 kg जो है वो सैंपल है, हम उसका मेजर कर सकेंगे हाफ लाइफ। इस तरह जो भी हमारे पास मटेरियल होगा हम उसकी हाफ लाइफ मेजर करेंगे। अच्छा, उसका लिए उस मटेरियल का अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब द टाइम ड्यूरिंग विच, ऐसा टाइम या इतना टाइम जिसके बाद अनस्टेबल न्यूक्लियाई के आधे जो है ना न्यूक्लियाई वो डिके हो जाएं। मसलन अब हमारे पास 50,000 थे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जितने टाइम के बाद उनमें से 25,000 डिके हो जाएंगे, वो टाइम क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ। अच्छा, ये एक हाफ लाइफ होगी। अब उस 50,000 ने जब दोबारा चेंज होना है और 25,000 ने, अब पहले तो 50 में से 25 हुआ ना, अब 25 का हाफ यानी कि 12,500 जब होंगे तब सेकंड हाफ लाइफ होगा। इसी तरह अब हम 12.5 को भी हाफ करेंगे 6.25, जितनी देर के बाद 6.25 हो जाएंगे वो थर्ड हाफ लाइफ होगी। इसी तरह एक से ज़्यादा हाफ लाइफ होती हैं। ठीक है, ये तो बच्चों बात हो रही है हाफ लाइफ की, लेकिन यहाँ पे हमें और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि ये चीज़ें हमने रिमेंबर कर लेनी है। ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा क्या होते हैं और गैमा क्या होते हैं। आपसे अल्फ़ा के बारे में पूछा जाए तो आप ये सब कुछ लिख दें, बीटा के बारे में पूछा जाए ये, गैमा के बारे में ये। अल्फ़ा क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इनके न्यूक्लियस क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और इनको जो इजेक्ट किया जाता है हाई स्पीड पर,
अब न्यूक्लियस में से जब ये इडक्ट होते हैं तो हाई स्पीड पर होते हैं और इनकी रेंज होती है फ्यू सेंटीमीटर एयर में। दे कैन बी स्टॉप्ड बाय ऑर्डिनरी शीट ऑफ थिन एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल हो तो उससे ये रुक जाएंगे। अल्फ़ा की बात हो रही है। बीटा की बात करते हैं। बीटा होते हैं एक्सट्रीम हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे समझे कि हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की ये स्ट्रीम्स होती हैं। स्ट्रीम से मुराद ये होता है कि एक जिस तरह हम उर्दू में जिसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो छाड़ तेज़, एक संगीत जिस तरह पानी की धार आती है उसके अंदर पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह भी इसकी जो है बहुत सारे इकट्ठे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इजेक्टेड एट वेरियस स्पीड्स एट हाई एज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब इनकी स्पीड होती है। बीटा पार्टिकल्स मे बी एबल टू पेनिट्रेट सेवरल मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ, ये कई मिलीमीटर एल्यूमिनियम की शीट के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, एंटर हो सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद है गैमा पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। देयर वेवलेंथ एंड एनर्जीज कैन वेरी। इनकी वेवलेंथ और एनर्जी चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो सारे निकले हैं सब की एनर्जी जो है और वेवलेंथ सेम हो। वेरी हाई एनर्जी गैमा रेज कैन पेनिट्रेट एट लीस्ट 30 सेंटीमीटर्स ऑफ लेड और 2 किलोमीटर ऑफ एयर। एयर के 2 किलोमीटर तक और लेड के तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक जो है ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो तीनों टाइप्स हमने रेडिएशन की पढ़ी थी उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने एक किस्म का टेबलेट कर दिया है और एक साथ उनको स्टडी करेंगे तो हमारे लिए जो है वो पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। देखें, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों को अरेंज किया। अल्फ़ा की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। चार्ज कितना होता है, +2। ओके बच्चों, पेनिट्रेशन कितनी है, लीस्ट। ट्रांसम्यूट होकर क्या करेगा, उसके जिस मटेरियल में से मतलब अल्फ़ा निकलेगा उसके ए में से 4, यानी कि टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने कम हो जाएंगे, 4। प्रोटॉन कितने कम होंगे, 2। और न्यूट्रॉन कितने कम होंगे, 2। अच्छा, जब बीटा की बात करें तो टोटल न्यूक्लियॉन्स में कोई चेंज नहीं आता। एक प्रोटॉन जो है वो ऐड होता है और एक न्यूट्रॉन जो है वो कम हो जाता है। यही न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है, हमारे पास बीटा पार्टिकल में, ठीक है। और इसके निकलने से न्यूट्रॉन के निकलने से एक बीटा पार्टिकल और एक प्रोटॉन बन जाता है। ओके, गैमा के लिए कोई चार्ज नहीं है, पेनिट्रेशन जो है हाईएस्ट है, कुछ एनर्जी जो है वो चेंज लाता है, चेंजेस ऑनली एनर्जी चेंज लाता है ये, और चार्ज को कोई चेंज नहीं लाता। न्यूक्लियस को ट्रांसम्यूट कर देते हैं ये वाले अल्फा और बीटा, तो न्यूक्लियस को ट्रांसम्यूट करके और पार्टिकल में बदल देंगे उस न्यूक्लियाई को या उस एटम को, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। ओके, अब हाफ लाइफ के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हाफ लाइफ के फार्मूले की तरफ आते हैं ताकि हमें इसका फार्मूला पता चले। इस जितनी भी इस बुक के न्यूमेरिकल है ना, इस चैप्टर के सॉरी, तो वो मोस्टली हाफ लाइफ से ही रिलेटेड है। तकरीबन सारे हाफ लाइफ से ही सॉल्व होंगे, हाफ लाइफ वाले फार्मूले थे। तो आपने हाफ लाइफ को अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठें तो आपके लिए कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर एक डायग्राम से दिखाया गया है कि एवरी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स हाफ लाइफ। हर एलिमेंट की अपनी हाफ लाइफ है, हम सब एलिमेंट्स की इकट्ठी हाफ लाइफ नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल रेडियम की 226 ये उसका एटॉमिक नंबर हैज़ है हाफ लाइफ ऑफ 1620 ईयर। एटॉमिक मास नंबर कितना है 226 और इसकी हाफ लाइफ है 1620 साल है। विच मीन्स दैट हाफ ऑफ द रेडियम 226 सैंपल विल बी कन्वर्टेड ऑन टू अनदर एलिमेंट बाई एंड ऑफ 1620। ठीक है, 1620 साल के बाद क्या होगा, जो सैंपल हमने रखा था वो आधा हो चुका होगा। मसलन हमने 1 kg रख दिए तो आज से 1620 ईयर्स के बाद जाकर वो हाफ हो जाएंगे। बाकी हाफ भी पड़ा होगा लेकिन वो किसी और मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका होगा, स्टेबल मटेरियल में, ठीक है। इन नेक्स्ट 620 ईयर्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग, अब बाकी का हाफ होगा। इसी तरह ओनली 1/4 बचेगा, इसी तरह चलता रहेगा। एग्जाम्पल से उन्होंने बताया शुरू में ही, स्टार्ट में देखें, एक हाफ लाइफ गुजरी, यहाँ पर कितना बच गया, आधा बचा, हाफ ऑफ एन टोटल थे, हाफ हो गया। दूसरी हाफ लाइफ के बाद चौथा हिस्सा बच गया और जो है वो चौथी हाफ लाइफ के बाद 8वां हिस्सा बच गया। 8th फ्रैक्शन उसकी रह जाएगी आफ्टर द 3 हाफ लाइफ। और इसी तरह आगे चलता रहेगा। लेकिन ये कभी भी ग्राफ इस लाइन को नहीं टच करेगा, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगा। बेशक उसके एंड पर आके कुछ न्यूक्लियाई ही बच जाएंगे लेकिन वो ज़ीरो कभी नहीं होगा मटेरियल, ठीक है। हाफ लाइफ इज़ द टाइम
A radioactive element takes for half of given number of nuclei to decay. During second half life, half of the remaining nuclei decay. So in two half lives, the 3/4 of original material has decayed. ये सारे बच्चों MCQs की बातें हैं, ठीक है। वैसे तो हाफ लाइफ वाला लॉन्ग आ जाता है, लेकिन इसमें MCQs की बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद हैं। जिस तरह हमने ऊपर रेडियम की हाफ लाइफ पढ़ी है और ये सारा कुछ ऊपर अल्फा बीटा वगैरह के बारे में पढ़ा है, ये भी पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ रिंगटन। जी, न्यूक्लियर रेडिएशन जो निकलनी है उनका यूनिट क्या है? रिंगटन। रिंगटन नामी साइंट रिटन। ये बच्चों थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है यहाँ पे, रिटन है, रिटन नहीं, रिंगटन है ये। एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा जी को बाद में लिख दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट मैन रैम, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज। अब इसको रिंगटन जो है ना, उसके इक्विवेलेंट डोज को हमने मैन या रैम का नाम भी दिया। जितने एक रिंगटन में होगा उतने हम उसको 1 मैन भी कह देंगे। पेशेंट शुड बी एक्सपोज टू एक्सरेज विद अ लिमिट ऑफ 0.1 to 1.0 रैम। इतनी हम अगर किसी पेशेंट को दे देते हैं डोज तो वो बेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो बेयर नहीं कर देगा, ठीक है। और इससे अगर मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर इज़ 5.0 रैम पर ईयर। अब एक साल में हम 5 दफ़ा जो है करवा सकते हैं एक्सरे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम नहीं करवा सकते, क्योंकि एक एक्सरे में मैक्सिमम हम 1 रैम तक दे देते हैं उसको, ठीक है। और अगर हम साल में 5 एक्सरे करवाएंगे तो सेफ़ है। 5 से ज़्यादा एक्सरे अगर हमने साल से एक साल के अंदर करवा लिए तो हमारे लिए रेडिएशन लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज़ T1/2। अब हाफ लाइफ को हमने शो क्या करना है, T1/2। ये 1/2 सबस्क्रिप्ट में आएगा नीचे। देन एट एंड ऑफ दिस टाइम द नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल विल बिकम हाफ, आधे हो जाएंगे, ठीक है। I 1/2 आफ्टर टाइम 2T1/2, यानी कि सेकेंड हाफ लाइफ, मसलन एक चीज़ की हाफ लाइफ है 1 साल, तो दूसरी हाफ लाइफ का मतलब ये होगा कि 2 साल गुजर चुके। तीसरी हाफ लाइफ का मतलब 3 साल। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बिकम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि 2 हाफ लाइफ के बाद 1/2 कितने हो गया, 1/2 रेज़्ड टू पावर 2 यानी कि 1/4। इसी तरह तीसरे साल में क्या होगा, 3T1/2, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। 6 ईयर, हाँ फ़र्ज़ करें उसका अगर 2 ईयर्स है तो 6 ईयर्स हो जाएंगे। तो इस तरह उसके फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हम उसी हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 1/8 एंड द टाइम ऑफ टी टाइम। अच्छा, अब तो हमने 3 दफ़ा हाफ लाइफ का है, हम कहते हैं 3 हाफ लाइफ के बाद टी हाफ लाइफ द नंबर ऑफ फ्रैक्शन रिमेनिंग विल बी 1/2T। 3 है तो हम 1/2 की पावर 3 लिखते थे, 4 है तो 4 लिखेंगे, और अगर टी है तो टी लिखेंगे। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें इफ़ द n नॉट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। फ़र्ज़ करें जो ओरिजिनल नंबर थे शुरू में, जो हमें सैंपल जब मिला था, जब हाफ लाइफ स्टार्ट हुई थी, तब n नॉट थे, ओ कह लें, NO कह लें या नॉट कह लें। तो देन आफ्टर टी हाफ लाइफ गुजरने के बाद हम ये फार्मूला बना सकते हैं, रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 1/2 रेज़ टू पावर टी। ये जो स्मॉल टी है ये 2 की पावर है, ओके। और n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/2 रेज़ टू पावर टी, ओके। अब ये हमारे पास आ गया एक जो है फाइनल फार्मूला किसका, हाफ लाइफ का। इस फार्मूले को आपने बच्चों जो है अपने माइंड में रखना है, ये आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। इसी को हम अप्लाई करेंगे, और ये कंसेप्ट के कितनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद या वो टाइम कितना फ्लो होता है, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, ओके। द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द केमिकल कम्बिनेशंस और रिएक्शंस, इट इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द एनी चेंज इन फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रोसेस जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यहाँ से देख लें ना, ये डिपेंड करता है केमिकल कम्बिनेशन या रिएक्शन पर, नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। बाहर के कंडीशन वगैरह जैसे चेंज, एक्चुअली बाहर की कंडीशन तो अर्थ में ये मौजूद होते हैं, बाहर की वाली कंडीशन पर ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करती, जो हमने शुरू में भी देखा था, ओके। अब ये 18.2 और 3 की आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसा हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया ना, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे ये। हाफ लाइफ्स बनाते जाएँ, ठीक है, जितनी हाफ लाइफ गुजर जाए उतने उसको टाइम के हवाले से जो है वो उसको देख लें कि अब फ़र्ज़ करें इनिशियल पहली हाफ लाइफ 40 मिनट गुजरी तो 500 रह जाएंगे, दूसरी गुजरी तो 250 रह जाएंगे, उसके बाद 125 रह जाएंगे, या इसी तरह जो है वो फोर्थ उसका पार्ट रह जाएगा,
ओके बच्चों, 5th पार्ट। अब उसके बाद जो है हाफ लाइफ बनानी है आपने, इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको होमवर्क में दे दी है। अब हम पढ़ते हैं रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। पहले में पता होना चाहिए रेडियो आइसोटोप्स होते क्या हैं और फिर हम उनके यूज पढ़ेंगे। न्यूक्लियर विच डू नॉट इमिट रेडिएशन नेचुरली आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियर। कुछ न्यूक्लियर जो हैं रेडिएशन इमिट नहीं करते, वो स्टेबल होते हैं। मसलन जैसे हमने पढ़ा था 82 से नीचे वाले। इन जनरल मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर विद एटॉमिक नंबर 1 to 82 आर स्टेबल न्यूक्लियर, वाइल द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82 आर नेचुरली अनस्टेबल। 82 से वाले से एटॉमिक नंबर वाले तो नेचुरली अनस्टेबल है ना, लेकिन 82 से नीचे वाले तो स्टेबल हैं, वो इमिट ही नहीं करेंगे। तो क्या हम उनसे भी कभी रेडिएशन ले सकते हैं जो मतलब 82 तक एटॉमिक नंबर वाले हैं, या जिन्हें हम अभी स्टेबल कह रहे हैं, क्या उनसे भी हम रेडिएशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक ख़ास कंडीशन है, वही कंडीशन हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम इनको भी अगर रेडियो एक्टिविटी के तौर पर लेना चाहें तो ले सकें। दे इमिट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन। जो अनस्टेबल है वो तो ऑल द टाइम एंड हैंस कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अनदर। तो 82 से ज़्यादा वाले हैं जो वो तो इमिट करते रहते हैं रेडिएशन, और एक टाइप से दूसरी टाइप ऑफ एलिमेंट में चेंज होते रहते हैं। द स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कैन आल्सो बी चेंज इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, बाई बम्बार्डिंग दैम विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। हम उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई भी पार्टिकल एक में इनमें से कोई एक टाइप, वैसे तो पार्टिकल तो बहुत सारे हम उनके अंदर इमिट करते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक टाइप के होते हैं वो, मसला 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन या 10 गैमा, सारे एक साथ नहीं होंगे जो है, लेकिन एक टाइप के एक साथ जाएंगे। सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप। फर्ज करें एक 68 वाला एटॉमिक नंबर वाला है, हम उस पर प्रोटॉन्स जो है वो बम्बार्ड करते हैं, उसको कोलाइड कराते हैं, तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। ऐसा जो मटेरियल है वो कहलाएगा रेडियो आइसोटोप। हमने आर्टिफिशियली बनाया है, एक तो ना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियली जो है रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी। उसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। हमारे पास सोडियम है 2311, उस पर हमने जो है वो न्यूट्रॉन एक बम्बार्ड किया 10। देखें उस पर 10 का क्या मतलब है, 0 होने का मतलब है यहाँ पर कि उसके अंदर जो है वो चार्जेस 0 हैं, ओके, न्यूट्रॉन है वो, ओके। अब इसके जो बम्बार्ड करवाया तो देखिए ये ऊपर न्यूट्रॉन उसके साथ ऐड हो गया, न्यूक्लियन एक बढ़ गया 24 हो गया, और साथ में गया मेरा मिली, देखें इसने क्या किया, रेडिएट किया। उसके बाद हीलियम की एग्जांपल लेते हैं, जब उसको हमने एल्यूमिनियम 2713 उसके साथ एक हीलियम बम्बार्ड करवाया, देखें ये उसमें ऐड हो गया और एक न्यूट्रॉन निकला। अच्छा, टोटल न्यूक्लियस बैलेंस करते जाना है बच्चों, हमने 23, 27 और 4 कितने होता है 31, लेकिन यहाँ पर है 31 नहीं है, क्योंकि एक जो है वो न्यूट्रॉन की सूरत में रेडिएट हो गया बाहर, और बाकी जो है 2 इसके जो पॉजिटिव थे वो इसके साथ ऐड होकर प्रोटॉन बढ़ गया, ओके। तो ये बदल भी फास्फोरस में गया ना एल्यूमिनियम, यहाँ पर सोडियम रहा था, क्योंकि गैमा जो है वो उस न्यूक्लियन की आइडेंटिटी चेंज नहीं करता जिसमें से वो निकले, लेकिन जो बीटा या अल्फा है हमारे पास, वो जिस पार्टिकल में से या जिस न्यूक्लियन में से निकलते हैं उसकी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हमने ये 2 एग्जांपल देख ली, ओके। अब इसकी यूजेस पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है इनके जो है वो यूजेस, और इंटरेस्टिंग भी हैं। रेडियो आइसोटोप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फॉर वैरायटी ऑफ यूजफुल पर्पसेस। फॉर फॉलोइंग आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन डिफरेंट फील्ड्स। कुछ ये बच्चे वैसे हैं तो बेसिक, वैसे तो आजकल तो इनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, हम इनके बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेसर का मतलब यह होता है ट्रेस करने वाला, जिसे हम उर्दू में अगर कहें तो हम कहेंगे पीछा करने वाला, फॉलो करने वाला। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर केमिकली कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप। ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटेरियल अपने साथ रखते हैं, अटैच हुआ होता है। दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और प्लांट्स। इंसानी जिस्म में, जानवरों के जिस्म में या पौधों में ये केमिकल रिएक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए किस तरह यूज़ होते हैं, ये भी हम देखेंगे। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेसर इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, अब हम मिसाल से देखते हैं इनको यूज़ कहाँ होते हैं, ये भी पता चलता है। मिसाल के तौर पर रेडियो आयोडीन 131 देखें 82 से ऊपर है ना, अब ये थोड़ी सी रेडियो एक्टिव है। ये रेडियोली अक्यूमुलेट्स इन द थायराइड ग्लैंड एंड कैन बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शनिंग। अच्छा, अब ये थायराइड ग्लैंड में जमा होती है। अब अगर इंसानी जिस्म में आयोडीन ज़्यादा हो गई है थायराइड ग्लैंड के अंदर, ठीक है, या किसी जगह पर थायराइड ग्लैंड की जो है वो एक्टिविटी
थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है पहले से। किसी जगह पर थाईलैंड गैस ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या वहाँ पर अपनी जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। थायराइड ग्लैंड कैन बी यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शनिंग। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर फास्फोरस 32 इज़ यूज। फास्फोरस 32 को रेडियो एक्टिव बनाकर ब्रेन ट्यूमर की फंक्शनिंग के लिए जो है फंक्शन चेक करने के लिए या ब्रेन ट्यूमर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के लिए चेक किया जा सकता है। द मेलाइनमेंट पार्ट, ख़राब पार्ट ऑफ द बॉडी अब्जॉर्ब्स मोर क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप्स एंड दिस हेल्प्स इन ट्रेसिंग द इफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये बाकी बॉडी के मुकाबले में ज़्यादा फास्फोरस को जो है वो ऑब्ज़र्व करेगा, तो पता चल जाए कि कहाँ पर जो है वो फास्फोरस जो है वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व हो रहा है, मतलब वहीं पर कोई ना कोई ख़राबी बॉडी में मौजूद है। इन इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं? ट्रेसर्स कैन बी यूज टू लोकेट द वियर एंड टियर, तोड़ फोड़ ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी के अंदर कहीं पर तोड़ फोड़ हो गया तो उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। कैसे करेंगे? दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप। By inducing a suitable radioactive tracer into pipe, the leak can be conveniently traced from higher activity in the region of crack in the pipe. In agriculture, radioactive phosphorus 32 is used as a tracer to find out how well the plants are absorbing the phosphate fertilizer which are crucial to their growth. अब हम इन दोनों बातों को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों देखें, सबसे पहले था ना मशीनें की वेयर एंड टेयर कैसे होगी। अब कुछ मशीनें ऐसे होती हैं जिनको हम डायरेक्टली जो है ओपन करके उनकी सारी चीज़ें नहीं देख सकते कि अंदर कहाँ पर ख़राबी है और कहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर उनके ऊपर रेडिएशंस पुट करें और रेडिएशंस बाकी पार्ट पर अब्जॉर्ब हो जाए लेकिन किसी जगह से बाहर सामने दूसरी तरफ निकल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो तोड़ फोड़ हो चुकी है और यहाँ से रेडिएशंस आगे जो है वो जा रही हैं, मतलब अंदर रास्ता है। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह जो है वो पानी के लीकेज को किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों देखें, किसी पूरी बड़ी बिल्डिंग के नीचे जो है पानी की वायरिंग है, ठीक है, और नीचे जो है पानी के पाइप है। अब हमें नहीं पता कि पाइप कहाँ से टूट गया है नीचे वाला या लीक कहाँ से हो रहा है। हम ऐसा करेंगे, जहाँ से पानी एंटर हो रहा है वहाँ पर थोड़ा सा रेडियोएक्टिव मटेरियल पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब वो मटेरियल अगर दूसरे एंड से आ गया तो लीकेज नहीं है। दूसरी बात, हम पूरी नीचे ग्राउंड को क्या करेंगे, ऊपर रेडियोएक्टिव सेंसर जो है ना वो ले आएंगे। अब जहाँ से लीकेज होगा वहाँ पर रेडियोएक्टिव मटेरियल बहुत सारा इकट्ठा हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर पानी भी बह रहा है ना, इकट्ठा हो रहा है, और उस पानी के साथ रेडियोएक्टिव मटेरियल भी क्या होगा वहीं पर इकट्ठा। अब जहाँ पर रेडियोएक्टिविटी ज़्यादा शो होगी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर लीकेज है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में किस तरह यूज़ करते हैं, आप देखें फास्फोरस ये इस तरह के मटेरियल तो पौधे ने एब्जॉर्ब करने ही हैं, ठीक है। हम इसको दे देंगे, पौधे को दे देंगे। अगर पौधे में जहाँ जहाँ पर रेडियोएक्टिविटी शो हुई थोड़ी थोड़ी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है फास्फोरस आया है। अगर कहीं पर रेडियोएक्टिविटी शो ही नहीं होती तो हम कहेंगे कि पौधे का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट फास्फोरस को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, उसके बाद मेडिकल फील्ड में कैसे यूज़ होते हैं। रेडियो आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन्स फॉर क्योरिंग वेरियस डिजीज़। बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए, फॉर एग्जांपल रेडियोएक्टिव कोबाल्ट इज़ यूज्ड फॉर क्योरिंग कैंसरियस ट्यूमर सेल्स। कैंसर और ट्यूमर सेल्स को कोबाल्ट जो है उसकी रेडिएशन तबाह कर देती हैं। द रेडिएशन किल द सेल्स ऑफ मेलाइनमेंट ट्यूमर इन पेशेंट। ट्यूमर वाले सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। अब देखते हैं कि रेडियोएक्टिव डेटिंग क्या होती है। रेडियोएक्टिव कार्बन 14 जो है ये थोड़ा सा रेडियोएक्टिव है, इसको जब बना लेते हैं इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में कम मिकदार में मौजूद है। लिव प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर बिकम स्लाइटली रेडियोएक्टिव। अब पौधे इस कार्बन को जब अब्जॉर्ब करेंगे तो ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, रेडियोएक्टिव। देखें, यहाँ से बारिश के ज़रिए ये वाला रेडियोएक्टिव घास में आया, पानी के ज़रिए घास में, घास को जब उस जानवर ने खाया तो जानवर की हड्डियाँ थोड़ी सी क्या होंगी, रेडियोएक्टिव। अच्छा, व्हेन अ ट्री डाइज द रेडियोएक्टिव कार्बन 14 प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट स्टार्ट्स डिकेइंग। अब वो कार्बन जो वो प्लांट इस्तेमाल कर रहा था, ये ले रहा था, अब उसने रेडियोएक्टिविटी स्टार्ट कर डिकेइंग शुरू हो गया। सिंस द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इज़ 14 इज़ 5-7-30 ईयर्स। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखनी है कि कार्बन की हाफ लाइफ कितनी है, 5-7-30 ईयर्स। द एज ऑफ डेड ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन द लिव एंड डेड ट्री। अब हम देखेंगे कि उस साइज़ का जो और ट्री है, ठीक है, उसके अंदर तो जो है इतना कार्बन 14 मौजूद है, लेकिन इसके अंदर अब कितना कम हो चुका है। इसकी जो कमी आ गई है ना रेडियोएक्टिविटी मटेरियल की, वो कमी हमें बताएगी कि इस पौधे ने कितनी हाफ लाइफ गुजार ली है, जो कि अब डेड हो चुका है, ठीक है। इस तरह हमें पता चल जाएगा।
Therefore, by measuring the radioactivity in the ancient relic बाकियात, पुरानी बाकियात, साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट इट्स एज, इस तरह उसकी एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है। Other radioisotopes are used to estimate the age of geological specimens, जो नमूने में मिलते हैं ज़मीन के अंदर से। ठीक है, मसलन कोई पुरानी बिल्डिंग्स की हो गई इस तरह। फॉर एग्जाम्पल सम रॉक्स कंटेन द अनस्टेबल पोटेशियम आइसोटोप K40, कुछ जो है चट्टानों के अंदर K40 होता है जो कि रेडियो एक्टिव 4 है, पोटेशियम 40। दिस डिकेज टू स्टेबल आर्गन न्यूक्लियाइड AR40 with the half life of 2.4 multiplied by 10⁸ year. The age of rock sample can be estimated by comparing the concentration of K40 and AR40. इस तरह हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुरानी जो चट्टान है ये कितनी पुरानी है। अच्छा बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो मैंने पढ़ा कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, फिर हमने हाफ लाइफ पढ़ा। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ भी इसी तरह हमारे लिए न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपको जो होमवर्क दिया गया है कि आपने जो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं इनको प्रैक्टिस करना है, तो ये काइंडली आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लीजिएगा और टॉपिक्स भी अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है ख़ुद को रेडी कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।